हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस चैप्टर में आई विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन डिटेल। So what is exactly reproductive health? First of all, you have to understand about reproductive health. Reproductive health के बारे में आपको समझना है। Reproductive health से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है हमारी सोसाइटी में, राइट? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और फिर उनकी स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, किस तरीके से हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आई विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आफ्टर दैट आई विल कम टू द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फर्दर आई विल कम टू द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अलावा एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आई विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एग्जैक्टली है क्या। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो हाउ यू विल डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ? जैसे कि आपने पढ़ा होगा अबाउट हेल्थ के बारे में। हेल्थ का मतलब होता है हेल्थ स्टेट्स दैट वेल-बीइंग इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। A person who is physically fit, mentally fit and socially fit, उसे आप हेल्थ कहते हैं। हेल्थ के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। तो वहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में या फिर आप पढ़ेंगे तो हेल्थ को आप डिफाइन करते हैं, राइट? फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबींग, दैट यू कॉल्ड हेल्थ। लेकिन हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तो आप में से काफी सारे लोग सोचेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर किसी भी इंडिविजुअल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी हैं और वो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं तो इसे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, right? You can define in this way, but this is not a proper definition of the reproductive health. तो देखिए, first of all, you define in such way, right? I am telling you about the reproductive health, right? Is that clear to all of you? तो ध्यान दीजिए, reproductive health means healthy reproductive organs with normal functions. So healthy reproductive organs with normal function, that you will call reproductive health. But exactly you can't say कि this is reproductive health. So healthy reproductive organs with normal function, you can easily define it, reproductive health. Is that clear to all of you? But you must understand about reproductive health in a proper way. ये अगर किसी इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी है तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ये कंपल्सरी नहीं है, राइट? इफ एनी इंडिविजुअल्स हैविंग हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दे आर परफॉर्मिंग नॉर्मल फंक्शन, इट डजंट मीन्स दैट पर्सन इज रिप्रोडक्टिव हेल्दी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। वी नीड टू कंसिडर द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, reproductive behavior of the person, or you can say behavior related to the reproduction, emotions related to the reproduction. Is that clear to all of you? Psychological, physiological, मतलब सारे के सारे aspects को आप consider करते हैं in reproductive health, right? तो यहाँ पे reproductive health की जो actual definition है ये मैं आपको बता देता हूँ। Definition, reproductive health means well-being in behavioral, emotional, social aspects of reproduction.
दैट यू कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर किया जाता है, इमोशनल एस्पेक्ट्स को और सोशल एस्पेक्ट्स को भी, in terms of reproduction. Is that clear to all of you? If a person having healthy reproductive organs, that is physically fit, is that clear? But that is behaviorally not good, is that clear? It means that is not reproductive health. तो यहाँ पे आप सारी एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं, well-being, behavioral, well-being in behavioral, emotional, social aspects of reproduction with healthy reproductive organs. With healthy reproductive organs. ये पॉइंट भी आपको ऐड करना है। तो ये डेफिनेशन हो गई about the reproductive health. Now first of all I am going to discuss about the problems and the strategies related to the reproductive health. सबसे पहले मैं अपनी कंट्री पे आता हूँ। हमारी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, और फिर उनकी स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं, दैट आई विल डिस्कस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री की है, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली। Problems and strategies. You have to understand about this is problems. Marker is not working. Problems and strategies related to the reproductive health. Problems and strategies related to the reproductive health. तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है हमारी कंट्री की वो है ओवर पॉपुलेशन। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, ओवर पॉपुलेशन। आर यू गेटिंग ऑन? अगर मैं इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं, एट द प्रेजेंट टाइम अप्रोक्सीमेटली 137, राइट, यू नो 137 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन 137 करोड़ के आसपास है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इज दैट क्लियर? 1.3 बिलियन पॉपुलेशन जिसको आप कहते हैं, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो पॉपुलेशन बढ़ी है ये लास्ट सेंचुरी में इतनी बढ़ी है। अगर मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करूं, 1900 में पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 2 बिलियन थी। वहीं लास्ट सेंचुरी में 2000 में, राइट, 2000 में दिस पॉपुलेशन बिकम 6 बिलियन, यानी कि 3 टाइम्स ओनली इन ए सेंचुरी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डाटा माना जाता है। यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी ही नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन का ओवर एक्सप्लोजन हुआ है। ओवर एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन का, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, राइट, लास्ट सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में से आती है। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ओवर पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, सीधा सा फंडा है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि फूड एंड स्पेस, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ डार्विन आपने पढ़ा होगा, उसमें फूड एंड स्पेस आर लिमिटेड। हमारे लिए फूड, हमारे लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लेकिन अगर डे बाय डे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, तो ये इट कैन बी ए बिग चैलेंज इन फ्यूचर। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है फ्यूचर में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपने देखा होगा कहीं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में, इज दैट क्लियर, अगर हम कहीं पे घर खरीदने जाते हैं तो वो इतने कॉस्टली होते हैं कि हम उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पेस के लिए कंपटीशन हो रहा है, रहने के लिए कंपटीशन हो रहा है, घर के लिए कंपटीशन हो रहा है। तो जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे चीज़ें जो होंगी एक्सपेंसिव होंगी। अगर हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हम एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे।
तो ओवर पॉपुलेशन से हमारी लाइफ पे असर पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और आज भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वाइव करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लोशन, ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी, इज दैट क्लियर, रिड्यूस करते जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दी ओवर पॉपुलेशन, बट दिस इज ए मेजर मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द वर्ल्ड, इवन फॉर द इंडिया ऑल्सो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो ये पॉपुलेशन जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 1951 में, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जिसने फैमिली प्लानिंग को बनाया, फैमिली प्लानिंग के लिए प्रोग्राम्स को डेवलप किया। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 1951 में पहली बार इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स बनाया, जिस प्रोग्राम का नाम था RCH, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम इसको बोलते हैं, एंड इट वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया फर्स्ट टाइम इन 1951। ये फैमिली प्लानिंग थी। इज दैट क्लियर? यानी कि फैमिली प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, यू नो। इज दैट क्लियर? देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिली एंड सो मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ द लार्जर फैमिली। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की और भी बहुत सारे तरीके हैं। आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दी कंट्रोलिंग ऑफ ओवर पॉपुलेशन, बट दैट आई विल डिस्कस लेटर। बट यहाँ पे मैं शॉर्टली आपको बता रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन है कि फैमिली प्लानिंग करके हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इंडिया में पहली बार फैमिली प्लानिंग इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की 1951 में। RCH प्रोग्राम बोलते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन इन योर एग्जाम, राइट? तो यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन, दिस इज द मेजर मैटर ऑफ कंसर्न। इंडिया वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में कंसीडर की जाती है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे टू कंट्रोल द ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करके इन इंडिया फर्स्ट टाइम initiated family प्लानिंग। पॉपुलेशन को कंट्रोल करके पहली बार इंडिया में फैमिली प्लानिंग डेवलप की गई, एंड दिस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड RCH प्रोग्राम को डेवलप किया गया इन 1951 में। RCH की फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का अल्टीमेट पर्पस था ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना लोगों को। इज दैट क्लियर? उनको अवेयर करना अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1951। इज दैट क्लियर? इसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और भी काफी सारी स्ट्रेटेजीज है हमारे पास। Is that clear to all of you? तो I will discuss about the problems as well as strategies. I will discuss both. ठीक है? तो ओवर पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है। ऐसी स्ट्रेटेजीज में एक स्ट्रेटेजी आती है अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमें लोगों को अवेयर करना है अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लोगों को अवेयर किया जा सकता है बाय डिफरेंट मीनिंग, by electronic media, right, by newspaper. There are so many medium to aware the people, to educate the people about the reproductive health related problems. So second point is awareness. Awareness बहुत जरूरी है, right? अगर हमें किसी प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है, there are so many problems related to the reproductive health, but if you don't know about that problem,
Is that clear? Then we cannot find out any solution. So first of all, we have to know about that problem and we must aware about that. So awareness is very important strategy to provide the knowledge related to the reproductive health. Right? If you will provide the knowledge related to the reproductive health, if you aware the society, right, about the reproductive health related problems, then what will happen? Then we can find out the solution of such kind of problems. Is that clear to all of you? बात समझ में आ रही है? And we can create a healthy reproductive society. और अब हम जो है एक healthy reproductive society को develop कर सकते हैं. तो awareness is the second point. Are you getting or not? And aware करना मतलब किस तरीके से आप aware कर सकते हैं? There are so many things. आजकल तो सोशल मीडिया पे भी लोगों को अवेयर किया जा सकता है. पुराने टाइम में लोगों को न्यूज़पेपर के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, ऑडियो रेडियो मीडियम के थ्रू, है ना, रेडियो के थ्रू. देयर आर सो मैनी मेथड्स, सो मैनी मीडिया टू अवेयर द पीपल्स अबाउट द रिप्रोडक्टिव about the problems related to the reproductive health. So awareness is also a very important point of this topic. Awareness about reproductive health related problems. तो reproductive health related problems के लिए aware करना, reproductive health related problems, and this process, this awareness can be spread through गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये अवेयरनेस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम स्प्रेड कर सकते हैं. एनजीओ जिनको आप बोलते हैं, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, electronic media, there are so many medium which can create awareness in our society, which can spread the awareness in our society related to the problems of reproductive health. Third point, sex education is very important. Sex education should be the part of our curriculum. You know, जो चिल्ड्रन होते हैं विच अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, जनरली जो प्यूबर्टी की एज अटेन करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं उनमें, राइट. तो उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है किसी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के डेवलप होने का. तो सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूल करिकुलम. तो स्कूल लेवल पे ही हमें सेक्स एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड कर देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को अवेयर किया जा सके. और भी एक बच्चे को अवेयर करने के तरीके हैं. इसमें टीचर्स हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? आसपास के लोग हेल्प कर सकते हैं किसी को भी अवेयर करने के लिए, बिकॉज देयर आर सो मैनी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स. रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन हैं. उनके बारे में हमें अपनी जनरेशन को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है. तो sex education play a very great and important role to develop such kind of awareness in our society, and we can responsible for development of healthy reproductive society. Is that clear? So sex education should be the part of the curriculum of school. School education में sex education भी involve होनी चाहिए. It should be the part of, you must understand, it should be the part of curriculum of school, because a majority of children attain the age of puberty, right, at the time of school education. तो इसमें कोई भी इसमें कोई भी संकोच करने वाली बात नहीं है कि हमें सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करनी ही चाहिए. पेरेंट्स को भी अपने बच्चे को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज देर आर सो मैनी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन इन अवर सोसाइटी.
Is that clear? And such myths and misconception can create the problem with the children, right? But if the children will be already aware, is that clear? If the children is if the children will be educated related to the reproductive problems, related to the development of reproductive organs, related to the STDs, sexually transmitted disease, is that clear? तो यहाँ पे it should be the part of curriculum of school, sex education, है ना? इसमें क्या करते हैं? Provide the education about the reproductive health. रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी सभी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए एक बच्चे को. फॉर एग्जाम्पल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, we should provide the education to the individuals about the development of reproductive organs, about the STDs, sexually transmitted disease, है ना, and all things which are related to the reproductive health. We have to educate to our children. Is that clear? So this is also a strategy. Fourth point देखते हैं. Right. Another point is, awareness about contraceptive methods. देखिए, ओवर पॉपुलेशन मैंने आपको बताया, जनसंख्या बढ़ती है लेकिन जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है, और कंट्रोल करने का जो तरीका है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. जितने भी मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग होते हैं, राइट, जितने भी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, उनको उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, राइट. ये एक पॉइंट ये है, अवेयरनेस अबाउट what contraceptive methods. Such awareness हमें जितने भी मैरिजेबल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. दिस इज द अवेयरनेस फॉर ऑल मैरिजेबल individuals, because it helps in family planning. Is that clear? बात समझ में आ गई? तो ये भी एक जरूरी पॉइंट है. यहाँ पे एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं, we should aware the people about the small family benefits, है ना, कि स्मॉल फैमिली के क्या फ़ायदे हैं और बड़ी फैमिली के क्या नुकसान है, ये भी हमें इसमें पॉइंट ऐड कर देना चाहिए. एक अनदर पॉइंट, मैरिजेबल एज. Marriageable age in a boy it should be 21 and in a girl it should be maximum 18. इससे ज़्यादा एज नहीं, इससे कम एज नहीं होनी चाहिए. चाइल्ड मैरिज को अवॉइड करना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट कुछ नॉर्म्स को डेवलप करना चाहिए. इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल होती है. एंड वी मस्ट अवेयर अबाउट एवरीथिंग, अबाउट ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज. पहले ज़माने में क्या होता था जनरली, राइट, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज से क्या होगा, वी कैन प्रिवेंट द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, वी कैन प्रिवेंट द मैटरनल मोर्टिलिटी रेट. पहले ज़माने में बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से इन्फेंट जो है अर्ली एज में ही डाई आउट हो जाते थे, या मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड. तो यहाँ पे वी शुड प्रोवाइड दी बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स. तो ये एक पॉइंट ये भी आपको लिखना है, टू प्रोवाइड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इफ यू प्रोवाइड दी better medical facilities, then that result to decrease infant mortality rate, decrease infant mortality rate. तो इसकी वजह से infant mortality rate डिक्रीज होगा, maternal mortality rate डिक्रीज होगा,
ठीक है। पोस्ट नेटल केयर, ये भी मेडिकल फैसिलिटीज में आ जाती है। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड इन्फेंट, दैट इज वेरी एसेंशियल। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज से काफी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक प्रॉब्लम है जिसको आप कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। ये एक सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। Amniocentesis. Now I'm going to discuss about the amniocentesis. That is very important. देखिए, now see, ये हो गया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसर्च। रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड एरिया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड एरिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड एरिया में रिसर्च भी एक स्ट्रेटेजी है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल यहां पे एनसीईआरटी बुक में दिया है, राइट। हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड एरिया में रिसर्च करनी चाहिए जिससे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रिसर्च मैं आपको बताऊं, एक एक इंस्टीट्यूट है CDRI जिसको आप बोलते हो, इन लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को तैयार किया। दैट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज सहेली, राइट। ये एक वीकली पिल होती है इवन, और ये एक नॉन स्टीरॉयडल पिल है। स्टीरॉयडल पिल्स का फीमेल की हेल्थ पे साइड इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन इसको हमारे साइंटिस्ट ने नॉन स्टीरॉयडल पिल्स को तैयार किया जिसका नाम है, एक वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, हफ्ते में एक बार ली जाती है, जिसका नाम है सहेली। तो ये एक रिसर्च का रिजल्ट है, राइट। इज दैट क्लियर? तो देयर शुड बी एनी काइंड ऑफ रिसर्च रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड एरियाज में इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, सहेली। ये एक वीकली पिल है, दिस इज वीकली पिल एंड दिस इज इवन नॉन स्टीरॉयडल। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसके फंक्शंस वगैरह, व्हेन आई विल कम टू द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो ये एक नॉन स्टीरॉयडल पिल्स है, राइट। एंड दिस पिल वाज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ। CDRI की फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये एक वीकली पिल को डेवलप किया जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी, नॉन स्टेरॉयडल पिल्स थी। तो कहीं ना कहीं रिसर्च ऑल्सो हेल्प अस, राइट, टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे जिसको आप बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के बारे में आपने सुना होगा। Amniocentesis, this is the sex determination test. Even this is not only sex determination test, but right, with the help of this technique amniocentesis, we can also determine the any kind of genetic defect of fetus. तो यहाँ पे एक diagnostic test भी है, sex determination test, and with the help of this test, we can easily determine the defect, any kind of genetic defect in any individual.
आर यू गेटिंग? ध्यान दीजिए। तो एमनियोसेंटेसिस इज व्हाट? दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेनेटिक डिफेक्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो दिस इज प्राइमरीली, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस टेस्ट में जनरली क्या किया जाता है? इस टेस्ट में जनरली जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एमनियोटिक फ्लूइड इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एमनियोटिक फ्लूइड के सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड के सैंपल्स में कुछ फीटल सेल्स होती है, लाइक उसकी स्किन सेल्स होगी या कोई एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होगी, और उस स्किन सेल जो कि फीटस की सेल्स है या एपिथेलियल सेल्स है, उसको एनालाइज किया जाएगा। उसमें क्रोमोसोम्स का पैटर्न देखा जाएगा, और क्रोमोसोम्स अगर XX होता है तो फीमेल, आपको पता ही है ना, और XY होता है तो मेल। तो ये एक तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है। और दूसरा, इससे आप किसी भी किस्म का जेनेटिक डिफेक्ट भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर फीटस को कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसकी इंफॉर्मेशन उसकी सेल्स में ज़रूर होगी, और उन सेल्स में आप उन जेनेटिक डिफेक्ट को एनालाइज करके, राइट, मदर को उस फीटस को अबॉर्ट करने के लिए रेडी कर लेते हैं, राइट। क्योंकि इफ़ दैट चाइल्ड, इफ दैट डिफेक्ट, दैट जेनेटिक डिफेक्ट विल बी डेडली फॉर दैट चाइल्ड, राइट, एंड दैट विल बी इनक्योरेबल, इन दैट केस मदर शुड अबॉर्ट दैट चाइल्ड। इज दैट क्लियर? तो ये आप एडवाइस देते हैं। तो ये हो गया एमनियोसेंटेसिस। तो यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। इसमें जो हम सैंपल लेते हैं, क्या सैंपल लेते हैं इस टेस्ट में? हम एमनियोटिक फ्लूइड को एक इंजेक्शन की हेल्प से निकाला जाता है, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एंड इन दिस सैंपल, इन एमनियोटिक फ्लूइड, राइट, having some fetal cells, उसमें fetal cells होती है, like skin cells या किसी भी तरह की epithelial cells, और उन cells से हम आइडिया लगा सकते हैं, and we can see chromosomes, right? We can observe chromosomes, खासकर सेक्स क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं एंड डिटरमाइन दी सेक्स ऑफ फीटस। इज दैट क्लियर? लेकिन इस टेक्निक का लोगों ने काफी मिसयूज किया। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों ने काफी सारे फीटल सेक्स को डिटरमाइन कराया, और फीटल सेक्स को डिटरमाइन कराने के बाद, if that fetus is female, then condition leads to fetal feticides, और लोगों ने फीमेल फेटिसाइड्स को कराना स्टार्ट कर दिया, भ्रूण हत्या करानी स्टार्ट कर दी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसका मिसयूज वाइड स्केल पे, राइट। उन्होंने फीमेल फेटिसाइड करा, लेकिन फीमेल फेटिसाइड क्या है? एक सोशल स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी पे। वी डोंट वांट ए गर्ल चाइल्ड, राइट। दिस इज कंप्लीटली मीनिंगलेस, पूरी तरीके से मीनिंगलेस बात है, राइट। कुछ लोगों की इतनी नैरो मेंटेलिटी होती है कि वो फीमेल फेटिसाइड्स कराते हैं, कन्या की भ्रूण हत्या जिसको हिंदी में हम कहते हैं, तो भ्रूण हत्या कराते हैं इफ दैट चाइल्ड इज फीमेल, एंड दैट इज दैट इज द इल मेंटेलिटी ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो डिक्रीज होगा। फीमेल फेटिसाइड्स होगा तो सेक्स रेशियो डिक्रीज होगा, फीमेल्स का क्राइसिस हो जाएगा, जिससे क्या होगा? सेक्स रिलेटेड क्राइम बढ़ेंगे, रेप केस, सेक्स रिलेटेड अब्यूज, सेक्स अब्यूज, तो क्राइम्स बढ़ेंगे हमारी सोसाइटी में, एंड इन दैट केस आवर सोसाइटी विल नॉट बी हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी। तो इसको इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखने के बाद इस प्रोसेस को पूरी तरीके से बैन कर दिया, एंड इट वाज वेरी एसेंशियल, जरूरी भी था। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं तो हमारी जो सोसाइटी है वो एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी कंसीडर की ही नहीं जा सकती। सेक्स रेशियो बढ़ता है, सेक्स रेशियो बढ़ने से सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, राइट, देखने को मिलते हैं।
तो ये पूरी तरीके से बैन होना चाहिए एंड इट इज़ कम्प्लीटली बैंड इन इंडिया. इफ एनी डॉक्टर राइट कंडक्ट दिस टेक्निक फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, तो उसको इस बात के लिए इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है. इट शुड बी कम्प्लीटली अवॉइड. आर यू गेटिंग और नॉट? इसका जनरली प्राइमरीली यूज सिर्फ कुछ ही कंडीशन में हो सकता है कि सपोज दैट जो फिटस है उस पर अगर डाउट है कि कहीं वो उसको कोई इनक्योरेबल जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, उस केस में इसको परफॉर्म कराया जा सकता है, लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए. राइट, बात समझ में आ रही है? एंड दिस इज कंप्लीटली बैन इन दैट केस. सो दिस टेक्निक वाज मिसयूज्ड. इसका मिसयूज किया गया to determine the sex for the intention of female feticide, because people does not want female child. Is that clear to all of you? That is completely banned now. This is banned by Indian government. Is that clear to all? समझ आ रहा है आप लोगों को? इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे आई एम गोइंग टू डिस्कस. लिसन केयरफुली. इसको पूरी तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, अम्नियोसेंटेसिस को. यू नो अम्नियोटिक फ्लूइड, दिस इज द सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स आल्सो. अम्नियोटिक फ्लूइड में जो सेल्स होती हैं, जैसे कि कुछ मिसेनकाइमल सेल्स होती हैं, इरिथ्रोपोइटिक मिसेनकाइमल सेल्स, राइट, या फिर कुछ एपिथेलियल सेल्स होती हैं, या फिर कुछ एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, या कुछ हीमोपोइटिक सेल्स होती हैं. तो दिस इज द गुड सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स. और उन स्टेम सेल्स से, स्टेम सेल्स का मतलब पता ही है आपको, स्टेम सेल्स में डिफरेंशिएशन एबिलिटी होती है. उन स्टेम सेल्स से हमने काफ़ी कुछ डिफरेंशिएट भी करा है, जैसे हार्ट वॉल्व डिफरेंशिएट करा ली गई है, हार्ट सेल्स डिफरेंशिएट करा ली गई हैं, लीवर सेल्स डिफरेंशिएट हो चुकी हैं. ये सारे काम हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी तक कोई बड़ा मेजर ऑर्गन्स हम नहीं डेवलप कर पाए हैं इनसे, बट कहीं का हद तक ये कारगर साबित होता है, बिकॉज दिस इज द रिच सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स ऑल्सो. राइट, तो यहाँ पे दिस इज रिच सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स. तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, दिस इज रिच सोर्स फॉर स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स के लिए बहुत बड़ा रिच सोर्स इसको आप मान सकते हैं. दिस एमनियोटिक फ्लूइड, दिस इज रिच सोर्स. ये अगला पॉइंट है ऑफ स्टेम सेल्स. और ये स्टेम सेल्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि मिसेनकाइमल सेल्स, जैसे कि हीमोपोइटिक सेल्स, जैसे कि कुछ एपिथेलियल सेल्स, जैसे कि कुछ एंडोथेलियल सेल्स, राइट, which can engineered to produce any organ. राइट, इज दैट क्लियर? ऐसे ही एक टेस्ट और परफॉर्म किया जाता है जिसको आप बोलते हैं पब्स. पब्स मतलब पैरा अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग टेस्ट. परकुटेनियस, गलत बोल दिया. पब्स का मतलब क्या है? देखिए, अनदर टेस्ट टू डिटरमाइन fetal sex. Even with the help of pubs, you can determine the genetic defect. राइट, तो पब्स जो है एक एडवांस लेवल का टेस्ट है. अगर कभी कभी राइट आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है एमनियोटिक फ्लूइड से, एक डॉक्टर एमनियोसेंटेसिस करता है, लेकिन उसको अगर किसी जेनेटिक डिफेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो इन दैट केस द डॉक्टर स्टार्ट टू परफॉर्म अनदर टेक्निक दैट यू कॉल्ड पब्स. राइट, तो पब्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? परकुटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग टेस्ट. ये फुल फॉर्म याद रखिएगा आप. राइट, इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन. परकुटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग टेस्ट बोलते हैं इसको. और इस टेस्ट में क्या किया जाता है पब्स में, आपको पता होना चाहिए. इसमें से सैंपल ऑब्टेन
फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ फीटस। फीटस की अम्बिलिकल कॉर्ड से सैंपल ऑब्टेन किया जाता है एंड दैट सैंपल जो है उस सैंपल को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं टू डिटेक्ट एनी जेनेटिकल डिफेक्ट। किसी भी तरह के जेनेटिकल डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड सैंपल को लेते हैं। जेनेटिकल डिफेक्ट तो सैंपल ऑब्टेन किया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ फीटस से, और अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ फीटस से हम उसके ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज टू डिटेक्ट एनी जेनेटिकल डिफेक्ट, एंड दिस टेस्ट जनरली परफॉर्म व्हेन राइट इंफॉर्मेशन कैन नॉट कलेक्ट फ्रॉम एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, या एक टेस्ट होता है कोरियोनिक कोरियोनिक वेलाई सैंपलिंग, अल्ट्रासाउंड वगैरह। इन सब टेक्निक से अगर हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं related to the genetic defect, then we perform this test, and this is the advanced test as compared to other genetical defect detection test. Is that clear to all of you? तो यहाँ पे this test mainly performed when the information do not collect from एमनियोसेंटेसिस जब फेल हो जाता है, उससे इंफॉर्मेशन आप नहीं ले पाते हैं तब, या एक सीवीएस टेस्ट होता है इसको आप कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग बोलते हैं, या फिर अनदर टेस्ट है एक एमनियोसेंटेसिस सीवीएस कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। ऐसे ही हाँ, अल्ट्रासाउंड से अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है आपको किसी भी तरह के जेनेटिक डिफेक्ट की, देन यू परफॉर्म इट, जिसको आप परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट, आफ्टर दैट आई विल कम टू द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ आई विल डिस्कस, लेकिन बिफोर दैट आई हैव टू डिस्कस अबाउट द मेजर्स टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, you have to understand about this. So another is measures to control population. Another topic is measures to control population. पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ध्यान दीजिए प्लीज। मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, देखिए प्लीज। मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, measures to control population। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड्स होने चाहिए, क्या क्या तरीके होने चाहिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन में मैं अगर बताऊं आपको हाउ यू विल कंट्रोल द पॉपुलेशन, सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ी चीज एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए राइट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो एजुकेशन, दिस इज द ओनली वे। एजुकेशन कैन ब्रिंग द चेंज इन एन इंडिविजुअल, इन ए कम्युनिटी, इन ए सोसाइटी एंड इवन इन एंटायर नेशन राइट। जो काम किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता है, जो प्रॉब्लम्स किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है, वो प्रॉब्लम एजुकेशन के जरिए, शिक्षा के जरिए सॉर्ट आउट हो जाती है।
तो सबसे पहली और प्राइमरी जो यहाँ पे चीज़ है किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, दैट इज एजुकेशन। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन में सबसे पहले आता है एजुकेशन। प्रोवाइड द एजुकेशन अबाउट ओवर पॉपुलेशन के बारे में बताना, राइट। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिली के बारे में बताना, लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस भी आप बोल सकते हैं। अवेयरनेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एजुकेशन। सेकेंड इज यहां पे और भी बहुत सारे तरीके हैं एजुकेशन के। देखा होगा आपने कुछ स्लोगन्स वगैरह देखा होगा अवेयरनेस फैलाने के लिए, जैसे कुछ स्लोगन्स भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए डेवलप किए गए। 1970 में एक स्लोगन आया था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, 2 या 3 बस। 1965 से लेकर 1970 में अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन का डाटा देखते हैं इन इंडिया, 1965 से लेके 1970 पिछली जो सेंचुरी है, पास्ट सेंचुरी में, राइट, इन दी जो लास्ट सेंचुरी की मैं बात करूं, 20th सेंचुरी की मैं बात करूं, तो 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ी पूरी सेंचुरी में बिटवीन 1965 टू 1970, राइट। जो पॉपुलेशन रेट था वो 2.1% था, जो अभी 1.7% है। इज दैट क्लियर? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रेट 1965 से 1970 तक पर ईयर था। तो उस टाइम पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए इंडियन गवर्नमेंट ने। कुछ स्लोगन्स भी डेवलप किए गए, कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया अबाउट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया अबाउट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और कुछ स्लोगन्स भी बनाए गए। आपने कुछ स्लोगन्स के बारे में आप जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। 1970 में एक स्लोगन आया, 2 या 3 बस। इट वॉज द स्लोगन एंड दैट, राइट, जो कि लोगों को अवेयर करता है कि एक स्मॉल फैमिली के क्या बेनिफिट्स हैं। इज दैट क्लियर? तो 1970 में एक स्लोगन आया, 2 या 3 बस। इट वॉज द स्लोगन, 2 या 3 बस। उसके बाद 1980 में एक स्लोगन आया, राइट, डॉटर और सन ओनली 2 विल डू। या तो लड़का या लड़की, सिर्फ 2 ही होने चाहिए, राइट। इट वॉज द स्लोगन इन 1980। डॉटर और सन ओनली 2 विल डू, 2 ही होने चाहिए। इट वॉज द स्लोगन इन 1980। इसके बाद स्लोगन बदला। जो आजकल जो स्लोगन चल रहा है आपने देखा होगा, कहीं किसी डिस्पेंसरी में आप गए हो, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या कुछ ऐसे भी होते व्हीकल्स के पीछे आपने पोस्टर लगे हुए देखे होंगे, राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेल्दी कपल विथ 2 हेल्दी चिल्ड्रन। इज दैट क्लियर? जिसमें एक लड़का एक लड़की होती है एंड दैट स्लोगन इज, राइट, द नेम ऑफ दैट स्लोगन इज हम दो हमारे दो, we two are two. It was also the slogan in India. It was very popular slogan. हम दो हमारे दो, और इंग्लिश में आप इसे कहें तो we two are two. ये भी एक स्लोगन था लोगों को अवेयर करने के लिए। Is that clear? तो एजुकेशन एक बहुत ही बहुत जरूरी है लोगों को अवेयर एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको बताना कि बड़ी फैमिली के नुकसान क्या है, छोटी फैमिली के फायदे क्या है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अनदर पॉइंट इज प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू
दी स्मॉलर फैमिली, जो स्मॉलर फैमिलीज होती हैं उनको इंसेंटिव देने से क्या होगा, लोग कम बच्चे पैदा करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। ये भी एक तरीका है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट तरीका, सबसे बड़ा तरीका, इंक्रीज द मैरिजेबल एज। इंडियन गवर्नमेंट ने मैरिजेबल एज लड़की की 21 सेट की है और लड़की की 18। इससे पहले अर्ली एज में शादियां हो जाती थी, राइट। 15-16 साल की एज में शादियां हो जाती थी, 12 साल की एज में भी शादी हो जाती थी। कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा जाता था कि बाल विवाह हो जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को बदला एंड इंक्रीज द मैरिजेबल एज को बढ़ाया, क्योंकि अगर मैरिजेबल एज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली है पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। मैरिजेबल एज जितनी कम होगी बच्चे उतने जल्दी पैदा होंगे, इज दैट क्लियर, और पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर मैरिजेबल एज ज़्यादा होगी तो बच्चे उतने कम पैदा होंगे और पॉपुलेशन उतनी कम बढ़ेगी। तो ये भी एक तरीका है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, इंक्रीज द मैरिजेबल एज। इंक्रीज द मैरिजेबल एज, तो मैरिजेबल एज को इंक्रीज किया गया। फॉर बॉय इट इज 21 years and for girl it is 18 years. So this is the marriageable age and it should be the marriageable age to control the population. And the last method is using of contraceptive method. ये भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, आई विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर। तो यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करके भी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। इसके बाद आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। And the next topic is human population. Human population growth के बारे में I will discuss in my next class. तब तक के लिए thank you very much. Bye bye. Take care.